नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू आवर चैनल एंड टू द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड टू द पॉइंट lecture series of Indian economy. In this lecture series particularly we are talking about the 5-year plans. We had already talked from first to 10 5-year plan in our individual videos. मैं ये आशा करता हूं I hope you had already watched those videos जिसमें हमने ये 10 individually 5-year plans को डिस्कस किया. यहां पे मैं आपको बहुत ही इलेबोरेटली इस सारे 5-year प्लान्स के अचीवमेंट्स, चैलेंजेस, व्हाट वर द सिचुएशंस प्रिवेलिंग एट दैट टाइम वो बताने की कोशिश कर रहा हूं. वैसा ही मैं आपको इस वीडियो में 11 5-year प्लान बताते हुए कोशिश करूंगा. तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे पहला आंसर, 11 5-year प्लान का टाइम पीरियड क्या था, और इसका जवाब है 2007 से 2012 तक अंडर द लीडरशिप ऑफ नन अदर देन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी. थोड़ी सी बैकग्राउंड में बात करते हैं इस टाइम के बाद, क्योंकि 2008 में जस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, बट देन टू इवन आफ्टर द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस वी परफॉर्म वेरी वेल. हमारे यहां पे ग्रोथ रेट जो है वो हाई देखने को मिली विद द वर्ल्ड प्लंजिंग इनटू अ सब प्राइम क्राइसिस, हमें जानते हैं. और मैं आपको दोस्तों ये भी बता दूं, जब साइकिल वापस रिपीट हुई थी तो 2012 में जो इफेक्ट है वो इंडिया पे भी आने लगा था. और जैसा इकोनॉमिक सर्वे ने बताया है, तो हमको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि 2012 के बाद से ऐसा माना जाता है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड से ज्यादा कनेक्टेड है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी. इसी कारण से दिस लेड टू थ्योरी ऑफ डीकपलिंग. अब ये डीकपलिंग की थ्योरी कैसी है? बेसिकली हियर डीकपलिंग रेफर्स टू द रिवर्सल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. मतलब कि अगर वर्ल्ड लेवल पे इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ कर रही है, ठीक है, और हम नीचे जाएं, इस तरीके की डीकपलिंग. अब ग्रोथ, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे ग्रोथ कैसी थी वर्ल्ड लेवल पे? ऑब्वियसली डाउन थी, मगर हमारे यहां पे हमने क्या देखा, ग्रोथ रेट्स ऊपर जा रही हैं. तो दिस लेड टू द थ्योरी ऑफ डीकपलिंग. ओके, नाउ अब दोस्तों क्या हुआ, बाहर वर्ल्ड इकोनॉमी में स्लो डाउन आया. जब वर्ल्ड इकोनॉमी में स्लो डाउन आया तो वहां पे इंटरेस्ट रेट जो है इन्वेस्टर्स को कम मिल रहे थे. इस कारण से क्या हुआ, हमारे यहां पे ऐसा देखने को मिलेगा. एक्सटर्नल फैक्टर में बात करेंगे, ठीक है. तो अभी हम बात करते हैं कि इस ग्रोथ रेट जब हमारी बढ़ी, जब ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमी में स्लो डाउन आया, इनफैक्ट क्राइसिस आ गया, तो हमारी यहां पे सिचुएशन कैसी थी. तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल. देखो दोस्तों, क्या हुआ कि हमारे यहां पे जो इंडस्ट्रीज को लैंडिंग होती है ना, वो अचानक से बढ़ गई और बहुत ही रेलेंटलेसली हमारे यहां पे जो हमारी कमर्शियल बैंक्स हैं वो फर्म्स को लोन देने लग गई. अब यहीं पे एक बहुत बड़ा नॉन परफॉर्मिंग असेट जो आज हम देखते हैं और जिस प्रॉब्लम से आज हम गुजर रहे हैं, जिस कारण से कि हमको बैंक मर्जर्स करना पड़ रहे हैं. अगर आपको बैंक मर्जर्स के बारे में जानना है तो आप ये इंडिविजुअल वीडियो जो है इसको विजिट कर सकते हो, जिसमें हमने बहुत ही इलेबोरेटली बैंक मर्जर्स को पढ़ा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है अपने आप में. तो दोस्तों क्या हुआ कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे इकोनॉमिक स्लोडाउन आया हुआ था, मगर हमारे यहां पे क्योंकि जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो अच्छी थी. अब क्या हुआ, इंडस्ट्रीज को रिलेंटलेसली कमर्शियल बैंक्स ने लोन देना चालू किया. और ये जो फर्म्स थी जिनको हमने लोन दिया, जिनको कमर्शियल बैंक्स ने लोन दिया, इनको इस साल के इकोनॉमिक सर्वे ने नाम दिया है कनेक्टेड फर्म्स. अब ये कनेक्टेड फर्म्स क्या है? ये कनेक्टेड फर्म्स बेसिकली वो हैं जैसे विजय माल्या. अब विजय माल्या के क्या हुआ, पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं. अब विजय माल्या के अगर पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, इसका मतलब क्या है, विजय माल्या शॉर्टली हैज फंडेड इन द पॉलिटिकल प्रोसेस. तो पॉलिटिशियन को एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस विजय माल्या हैज गिवन फंड. क्या हुआ, अब ये पॉलिटिशियन जीत के आया, फिर क्या होगा, विजय माल्या बोलेगा इस पॉलिटिशियन को फोन लगा के कि दोस्त मुझे चाहिए अब पैसे. तो पॉलिटिशियन बोलेगा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, क्योंकि यू हेल्प मी इन द इलेक्शन टाइम, तो इट्स माय ऑनर टू सर्व यू. तो विजय माल्या साहब बोलेंगे कि एक काम करो, बैंक के इस मैनेजर को लगाओ फोन, या फिर किसी ब्यूरोक्रेट को फोन लगाओ कि वो बैंक में फोन लगाए और बोले कि मुझे लोन पास कर दे. तो इस तरीके से बैंक का जो मैनेजर है वो पॉलिटिशियन की बात टाल नहीं सकता या ब्यूरोक्रेट की बात टाल नहीं सकता, बैंक विजय माल्या को लोन दे देगा. इस तरीके से एक पूरा क्रोनी कैपिटलिज्म इसको बोला जाता है. दिस लेड टू द इंसेप्शन ऑफ द क्रोनी कैपिटलिज्म. जब रिलेंटलेसली हमारी कमर्शियल बैंक्स लोन देने लग गई तो कनेक्टेड फर्म्स के पास पूरा पैसा चला गया. अब आप सोच रहे होंगे कि कोई बात नहीं, कनेक्टेड फर्म्स के पास पैसा चला गया तो भी ये लोग एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट कर रहे हैं ना. नहीं, यहीं पे ये प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि कनेक्टेड फर्म्स को जो पैसा मिला वो उनकी एफिशिएंसी को देख के नहीं मिला, वो उनके प्रोडक्ट को देख के नहीं मिला कि उनका प्रोडक्ट जो है वो कितना कंपीटिटिव है वर्ल्ड मार्केट में, ये कंपनी आगे जाके कितनी ग्रोथ करने वाली है.
ये जो लोन मिला ये उनकी फाइनेंशियल शीट को देख के नहीं मिला कि अच्छा ये जो फर्म है बहुत अच्छे काम कर रही है, इसकी फाइनेंशियल शीट बहुत स्ट्रांग है, ये आगे जाके बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी और ये हमारा लोन दे पाएगी। इसको इन किसी भी पैरामीटर्स पे लोन नहीं दिया गया, इनको सिर्फ लोन दिया गया कनेक्शंस के नाम पे। अब क्या होता था, मान लो कि 5 साल के लिए या 50 साल के लिए लोन दिया, 5 साल में ये लोग इसका इंटरेस्ट भरना बंद कर देते थे क्योंकि इनके पास पैसे खत्म हो जाते थे। फिर क्या होता था, इंटरेस्ट भरने के लिए वापस से लोन ले लिया करते थे, जिसको कि एक बहुत फेमस वर्ड हुआ करता था रीस्ट्रक्चरिंग। इस रीस्ट्रक्चरिंग के थ्रू वापस से लोन ले लेते थे, अलग अलग स्कीम्स बता के कि हम अलग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम अपनी नया वेंचर कर रहे हैं, इस तरीके से। तो क्या हुआ, क्योंकि इनका प्रोडक्ट तो बिल्कुल थर्ड क्लास था, इनका प्रोडक्ट कोई खरीदता नहीं था, तो क्या हुआ, ये कंपनीज तो जा रही थी लॉस में, मगर हमारी कमर्शियल बैंक जो है वो इनको लोन दिए जा रही थी। इस कारण से आज जिस सिचुएशन में हम हैं ये उसी टाइम की सिचुएशन की देन है। और इसी कारण से जो आज एक डिबेट चलती है पूरी कि वेदर दिस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स केम फ्रॉम द डिसीजन ऑफ द कांग्रेस पार्टी और द बीजेपी पार्टी, तो इस तरीके से जो डिबेट चलती है, इस कारण से आपको यह चीज समझना भी जरूरी थी। तो दोस्तों क्या हुआ, जैसा मैंने यहां पे आपके लिए लिख भी दिया है कि बिजनेस डिसीजंस जो है, जो हमारी कमर्शियल बैंक्स ले रही थी, ये रिस्क असेसमेंट पे नहीं ले रही थी, बल्कि कनेक्शंस पे ले रही थी, जो पावर कॉरिडोर है उस कनेक्शंस पे। तो ये तो हो गई इंटरनल बात कि हमारे अंदर जो इकोनॉमी है वो किस तरीके से रोल प्ले कर रही थी। बात करते हैं एक्सटर्नल की। तो सबसे पहले बात करते हैं एफआईआई की, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अच्छा, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको एफआईआई और एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बीच में डिफरेंस पता होगा। अगर नहीं तो आई हैव मेड अ डिफरेंट एंड इंडिविजुअल वीडियो इन विच आई हैव इलैबोरेटली डिस्क्राइब ऑल दीज टू एंटिटीज। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को जरूर विजिट करिए, मैंने यहाँ पे बहुत से क्रूशियल पॉइंट्स इसमें डिस्कस करे हैं। तो बात करते हैं एक्सटर्नल की। देखो दोस्त, क्या हुआ, अभी बताया था वर्ल्ड इकोनॉमी में स्लो डाउन आया हुआ है, इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टर्स को कम मिलेंगे। तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, इन्वेस्टर सबसे पहले ऐसी जगह ढूंढते हैं स्लो डाउन के टाइम पे जहां पे सबसे बड़ा रिटर्न हो, बेसिकली दे आर डूइंग द बिजनेस। तो पूरा वर्ल्ड जब स्लो डाउन में चल रहा है, इकोनॉमी स्लो डाउन चल रही है, हमारी ग्रोथ जो है वो अच्छी हो रही है, तो क्या हुआ, एक्सेसिव एफआईआई जो है वो मनी हमारे यहां पे इनफ्लो होने लग गया। इनफ्लो का मतलब कि आने लग गया, तो बढ़िया बात है हमारे यहां पे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी उनको ज्यादा मिल रहे थे, तो हमारे यहां पे वो लोग इन्वेस्ट करते गए। मैं बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम कैसे लीड करता है फ्यूचर में, अभी तो इतना समझो कि अच्छा हो रहा है सब, ठीक है, तो इनफ्लो बढ़ गया। फिर बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। आपका जवाब होगा कि ये भी बढ़ना चाहिए। हाँ, ये बढ़ा तो था मगर ये इतना नहीं बढ़ा। इसके नहीं बढ़ने का कारण एफआईआई के जितना ये है क्योंकि हमारे यहां पे बहुत सारे पॉलिसी रेस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे उस टाइम, हालांकि आज भी हैं, बट वी आर कंटिन्यूअसली लिबरलाइजिंग द नॉर्म्स फॉर द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सो दैट दे कैन इन्वेस्ट इन आवर कंट्री विदाउट एनी हेजिटेशन एंड विदाउट सो मच रेस्ट्रिक्शंस, राइट। तो इतने पॉलिसी रेस्ट्रिक्शंस हमारे यहां आज नहीं है, मगर उस टाइम पे बहुत ज्यादा हुआ करते थे। तो ये तो हो गई अभी सब अच्छी बात। अब मैं बताता हूं प्रॉब्लम कहां क्रिएट हुई, क्योंकि एफआईआईज ने अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो ये तो पैसा वापस जाने वाला पैसा है, ठीक है, ये यहां हमेशा के लिए तो रहेगा नहीं, क्योंकि ये हमारा पैसा नहीं है, ये किसी ने इन्वेस्ट किया है, प्रॉफिट मिलेगा निकाल के ले जाएगा, या बाहर के मार्केट में जैसे ही मार्केट उठेगा यहां से पैसा निकाल के वहां इन्वेस्ट कर देगा। तो क्या हुआ दोस्त, 2013-14 में जैसा मैंने आपको बताया कि 2012 में वापस से एक वेव आई थी क्राइसिस की, ठीक है, इकोनॉमी स्लो डाउन हुई थी, यहां पे इंडिया जो है उसको भी इफेक्ट पड़ा। तो क्या हुआ कि जो रुपी एक्सचेंज रेट है, क्योंकि यहां से आउटफ्लो देखने को मिला, ठीक है, आउटफ्लो के बाद में हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो भी बहुत बुरी हो गई। कैसे, हमारे यहां पे जो नॉन परफॉर्मिंग असेट की प्रॉब्लम है हमारे बैंकिंग सेक्टर में, ये 2014-2013 ऑनवर्ड्स दिखना चालू हो गई थी। जब भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स किसी इकोनॉमी में दिखना चालू होती है, बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका सेंटीमेंट बूस्टअप होने की बजाय बहुत नेगेटिव हो जाता है। उनको लगता है आगे इस देश की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, वो अपना पैसा खींचना चालू कर देते हैं। अब वो अपना अगर पैसा खींचना चालू कर देते हैं तो इट विल डायरेक्टली लेड टू द रुपी एक्सचेंज रेट, हमारी जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट होना चालू हो जाएगी। तो यही प्रॉब्लम आई, दिस लेड टू द प्रॉब्लम ऑफ रुपी एक्सचेंज रेट। इसी के साथ साथ जो सेविंग रेट्स है हमारे यहां पे, क्योंकि हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की पॉलिसी लेके चल रहे थे, हम चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग एक हैबिट डेवलप करें सेव करने की। तो क्या होता था, सेविंग रेट जो है हम उसको भी ज्यादा रखते थे जाकि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो पाए, मगर बैंक्स पे इसका प्रेशर बढ़ा। इसी कारण से आप देख रहे हो आज कितना कम आपको सेविंग रेट मिलता है, ठीक है। इसी के बाद में इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो है, यही वो टाइम है व्हेन इट वाज फर्स्ट एक्सक्लूसिवली मतलब पुट अप किया गया हमारी पॉलिसी में। इसी कारण से आपको ये चीज यहां पे ध्यान भी रखनी है।
बात करते हैं थोड़ी सी एनवायरमेंटल एस्पेक्ट के बारे में। हमारी पॉलिसीज में हमने क्लाइमेट चेंज को कंसीडर करना चालू किया। हम यूएस जैसे तो है नहीं कि क्लाइमेट टॉक से बाहर आ जाए, ठीक है, हम एक रिस्पॉन्सिबल देश है। तो हमने क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज में जो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स हैं उनको कंसीडर करना चालू किया। इसी कारण से हम नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज लेके आए। आई होप आपको सारे 8 प्लान याद होंगे। इसी के बाद we also propagated the principle of CBDR, that is common but differentiated responsibility। मतलब इसका होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जो है वो सबकी है मगर डिफरेंशियल होगी, क्योंकि ऑब्वियसली यूएस ने सबसे ज्यादा एमिट की ग्रीन हाउस गैसेस, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए इंडिया से, ठीक है। इसी के बाद इंडिया जो है वी बिकेम पार्ट ऑफ द बेसिक ग्रुप। बेसिक का फुल फॉर्म होता है ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना इन 2009। इसी के बाद हमारा फॉरेस्ट और ट्री कवर है, ये भी बढ़ा। इसके बाद में एक अलग सी स्लाइड मैंने आपके लिए बना दी, इसको अगर आप चाहो तो रोक के बाद में ही पढ़ सकते हो। बेसिकली दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स व्हिच वी आर स्ट्राइविंग फॉर, जैसे कि रैपिड और इंक्लूसिव ग्रोथ हो जाए, पॉवर्टी रिडक्शन के लिए, साथ ही जेंडर इनइक्वालिटी जो है इसको कम करने के लिए, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी वाज वन ऑफ द गोल इन आवर 11th 5-year प्लान। उसी के बाद में एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट। साथ ही हम एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज में ग्रोथ रेट लाना चाहते थे 4% इन एग्रीकल्चर, 10% इन इंडस्ट्री एंड 9% इन सर्विसेज। टोटल फर्टिलिटी रेट को हम रिड्यूस करना चाहते थे टू 2.1 एंड ऑल्सो द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल बाय 2009, जो हम आज तक कर रहे हैं जल शक्ति मिनिस्ट्री के थ्रू। इसी के बाद में 11th 5-year प्लान के इलेबोरेट वर्जन के ऑब्जेक्टिव्स जो है वो मैंने आपके लिए यहां पे मेंशन कर दी हैं, जैसे वी एम फॉर जीडीपी ग्रोथ फ्रॉम 8% टू 10%। उसी के बाद में वी स्ट्राइव फॉर इंक्रीज इन एग्रीकल्चर जीडीपी ग्रोथ टू 4% पर ईयर। हमने 70 मिलियन नई वर्क अपॉर्चुनिटीज का लक्ष्य अपने सामने रखा था, और साथ ही जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है उसको 5% से इन ऑल 5% से नीचे रखने की एम लिया था। इसी के बाद में रियल वेज रेट जो है अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए उसको 20% बढ़ाने का लक्ष्य रखा था। ड्रॉप आउट रेट जो होते हैं हमारे बच्चों के एलिमेंट्री स्कूल से, उसको 52.2% से कम करके 20% तक बाय 2011-12 तक लाने की कोशिश करेंगे, ये हमने लक्ष्य रखा था। लिटरेसी रेट जो है फॉर पर्संस ऑफ एज 7 years और अबव, इसको हमने लक्ष्य रखा था 85% का। सेक्स रेशियो फॉर द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 to 935 बाय 2011-12 और 950 बाय 2016-17। सेक्स रेशियो बढ़ाना है बेसिकली, ठीक है। फॉरेस्ट और ट्री कवर 5 percentage points बढ़ाने का लक्ष्य था। हर विलेज में टेलीफोन हो बाय नवंबर 2007 और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हो टू ऑल विलेजेस बाय 2012, जिसको आज भारत नेट के नाम से जानते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो भारत नेट के बारे में जरूर सर्च करके पढ़िएगा। तो इस तरीके से 11th 5-year प्लान में हमने आपके सामने कुछ ऑब्जेक्टिव्स लिए थे। अगर आप चाहें तो स्लाइड को रोक के आप आराम से भी पढ़ सकते हैं, इसमें से पॉइंट जॉट डाउन कर सकते हैं। मैं आपको ये यहां पे चीज याद नहीं करवाना चाहता, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए आया हूं, ठीक है। सो नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एवरी 5-year प्लान की, ठीक है, हमने लक्ष्य तो बहुत सारे रखे, what we have achieved, तो you will be amused by seeing this कि we achieved the 8% of growth rate in this 5-year plan also. Also the percentage of the population below the poverty line declined by 1.5%। 1.5% से हमारी पॉवर्टी लाइन के नीचे एक जनता जो है वो कम हो गई, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये भी घट के डिक्लाइन फ्रॉम 8.2% जो कि 2004-5 में थी 6.6% पे आ गई 2009-10 में। इसी के बाद में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो है वो हमारे यहाँ पे बहुत बेहतर हुई। इसी के बाद जो हमने लक्ष्य रखा था इसके पहले 5-year प्लान में, आई होप आप बहुत रिलीजियसली इसको फॉलो कर रहे हो, तो नेट एनरोलमेंट रेट जो है प्राइमरी लेवल पे ये ऑलमोस्ट यूनिवर्सल हो गया था 98.3% तक। तो 11th 5-year प्लान आते आते, मतलब 11th 5-year प्लान की एंडिंग होते होते क्या हो गया कि हमारे यहाँ पे डबल डिप रिसेशन आ गया। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना 2012-13 वाला जो पीरियड था, तो यहाँ पे क्या हुआ, ग्लोबल इकोनॉमी भी हिट हो गई और इंडियन इकोनॉमी भी हिट हो गई। एक्सचेंज रेट जो है फ्लक्चुएट होना चालू हो गए, प्राइस स्टेबिलिटी जो है हाई ऑयल इंपोर्ट्स के कारण, इसके कारण हम प्रॉब्लम में आ गए। तो जो गुड टाइम्स, इसीलिए मैंने यहाँ पे कोट लिखा है, हेंस द गुड टाइम्स व्हिच स्टार्टेड विद द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 हैज स्टार्टेड to fade away. So this is a very sad condition for us. So this is all about the 11th 5-year plan. I hope आपने बहुत सी चीजें समझी होंगी, आपको बहुत सी चीजें जानने को मिली होंगी। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ऑल्सो यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपने पूरी लेक्चर सीरीज बहुत रिलीजियसली देखी होगी, क्योंकि मैंने बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही शॉर्ट सारे वीडियोस आपके मतलब के और आपके सारे जरूरत के पॉइंट जो आप एग्जाम में कोट करोगे वही रखे हैं। तो दोस्तों के साथ शेयर करके यू कैन डिस्कस ऑन दीज लेक्चर्स। इन द एंड कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर हियरिंग अस।